हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। अब उत्तराखंड के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, उसने कई सारी वैकेंसियां निकाल रखी हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि उसमें जो उत्तराखंड का पोर्शन है वो ज़रूर इस तरीके से पूछा जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हमारी सक्सेस को बहुत अच्छे तरीके से निर्धारित करने वाला खंड होगा, चाहे वो अपर पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो या ग्रुप सी के कई सारे एग्ज़ाम्स हों। तो मेरे द्वारा जो ये उत्तराखंड का पोर्शन पढ़ाया जा रहा है वो इन तमाम परीक्षाओं में किसी न किसी रूप से हमें मदद करेगा। तो अभी तक हमने उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़े पोर्शन को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और वो चैप्टर होगा उत्तराखंड के गढ़वाल में जो पंवार वंश रहा है उसके बारे में हम बहुत डिटेल से अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में पंवार वंश, और ये उत्तराखंड के किस वाले हिस्से में देखने को मिलेगा? गढ़वाल में। तो ये एक तरीके से हमें अब जो पढ़ना है गढ़वाल का, एक तरीके से ये मध्यकालीन इतिहास के बहुत बड़े खंड को भी छुएगा, और ख़ास तौर से जब अजय पाल का शासन स्थापित होगा वहाँ से जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो एक तरीके से उत्तराखंड के गढ़वाल के पोर्शन में जो मध्यकालीन इतिहास के खंड को समाहित करने वाला घटनाएं होंगी वो इसी पंवार वंश से जुड़ी होंगी। वैसे तो हमने इससे पहले जब हम उत्तराखंड के इतिहास को देख रहे थे तो बहुराजकता के काल को भी हमने देखा, और उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना को भी देखा, और वहीं पर हमने पंवार राजा एक कनकपाल का नाम भी हमने पढ़ रखा है। तो वहाँ से वो कनकपाल से चीज़ें शुरू होती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमें जो समझना है कि आज अपने इस टॉपिक में हम जितना भी पोर्शन पढ़ेंगे ये होगा मुख्य रूप से पूरा का पूरा जो हमारा पंवार वंश है। जैसा कि मैंने बताया, तो ये जो है गढ़वाल का पंवार वंश, तो ये हमारे अब इस एक तरह से नया चैप्टर होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कुमाऊं में जो चंद्रवंश था उसकी राजनीतिक घटनाक्रम को, उसके प्रशासनिक एवं कर व्यवस्था को भी देख लिया, उसके समय वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको भी देख लिया है। तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो वाला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम यहाँ से ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं गढ़वाल का पंवार वंश, ये एक नया चैप्टर होगा हमारा, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कनकपाल से लेकर हमें एक बहुत बड़े प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह तक क्या इतिहास देखना है। फिर सुदर्शन शाह से आगे जो टिहरी रियासत स्थापित होती है, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, इस तरह के राजाओं के भी हमें इतिहास को देखना होगा, और वहाँ से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जो ये गढ़वाल का पंवार वंश है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ रखा था कि उत्तराखंड में जो हमारा अलकनंदा घाटी रही थी वहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना को हमने देखा था। तो
पृष्ठभूमि के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारा 700 एडी में उत्तरी गढ़वाल में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। ये एक जो राजवंश था, ये तकरीबन इसने 700 से लेकर 1050 एडी तक शासन किया था। इसको हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ रखा है। तो इसका जो 700 एडी से 1050 एडी के बीच में शासन रहा था, इसी साम्राज्य के अधीन कुछ छोटे छोटे सामंत या मांडलिक राजा हुआ करते होंगे। तो उसी में इनके अधीन ये जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसके अधीन ही एक गढ़ था जिसका नाम था चांदपुर गढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जगह है गढ़वाल के इतिहास को समझने के लिए। तो ये चांदपुर गढ़ जो था, वहाँ का शासक जो हुआ करते थे, वो एक तरीके से कार्तिकेयपुर राजवंश के सामंत हुआ करते थे, उसके अधीन हुआ करते थे। तो सारी कहानी जो है गढ़वाल की, गढ़वाल के पंवार वंश की, वो यहीं से शुरू होती है, इस चांदपुर गढ़ से। अब इस चांदपुर गढ़ से जुड़े हुए इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। कनकपाल से लेकर अजयपाल के बीच में भी जितने शासक हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा राजवंश रहा है, तो इसके जानकारी के स्रोतों को भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पर जो हमने बात समझी कि अभी तक हमने जो कार्तिकेयपुर राजवंश देखा था, उसका एक विशाल साम्राज्य था। उत्तरी गढ़वाल के हिस्से में उसने अपनी राजधानी स्थापित करी थी और उसके साम्राज्य के अधीन ही हमें एक चांदपुर गढ़ दिखाई देता है, जहाँ पर पंवार वंश की स्थापना हुई थी। तो शुरू में जो पंवार राजा हुआ करते थे, वह सामंत थे। किसके सामंत रहे होंगे? वो सामंत रहे होंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था राजवंश के। वो सामंत रहे होंगे, कौन? पंवार राजा। तो बहुत सारे शासक, जैसे कि इसमें जो पहला राजा हम देख लेंगे वो है कनकपाल। तो कनकपाल जो रहा था, जिसने पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है, वो एक तरीके से हमें ये बैकग्राउंड के तौर पर समझना है कि वो कार्तिकेयपुर राजवंश का सामंत रहा होगा, उसके अधीन रहा होगा, एक तरह से उसको टैक्स दिया करता होगा। तो ये स्वतंत्र राजा नहीं रहे थे, इतना हमें समझना पड़ेगा। बाद में जब कत्यूरियों की राजधानी अपने आप में बैद्यनाथ घाटी में चली जाती है, उनका अवसान होने लगता है, तो इन्हीं पंवार राजाओं को फिर अपने साम्राज्य को एक नए रूप में ढालने का मौका मिलता है। और फिर अंत में अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल पंवार साम्राज्य की स्थापना का अवसर प्राप्त होता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि ये जो पंवार राजा थे, वो छोटे छोटे एक गढ़ था चांदपुर गढ़, उसके शासक हुआ करते थे। और वो जो गढ़ था, इसी तरीके से उत्तरी गढ़वाल के कई हिस्से जो थे, वो इसी कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन थे। वो राजा भी इसी के अधीन था और उसके द्वारा टैक्स भी दिया जाता था। तो ये एक इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पंवार राज्य था, इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं। और उसमें हमने
साहित्यिक स्रोत जो रहे हैं उसको हमने अलग से, जब हम राजाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो वहीं पर समझेंगे। अभी हम सिर्फ वंशावलियों की एक सूची तैयार करेंगे जिसमें हमें राजाओं के बारे में नाम हमें पता चलता है। तो इसको हम देखते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड जो इस टॉपिक का था उसकी समझ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब हम ये देखेंगे कि इस गढ़वाल का जो पंवार वंश है इसके स्रोत क्या हैं। गढ़वाल का पंवार वंश और इसके स्रोत। तो देखें, जब भी हमने इस पर पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब किसी राजवंश के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं तो उसके साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं। इसी तरीके से गढ़वाल वंश के भी हमें अगर इतिहास को देखना है तो इसके हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, जिसमें कि कई लेखकों की रचनाएं हैं। जो लेखक रहे हैं परवर्ती काल के, उनको पंवार राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया और उन्होंने उस समय के इतिहास को लेकर कुछ ग्रंथ लिखे, एक तरह से वर्णन किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें इतिहास की जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा पंवार राजाओं के द्वारा जो पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख जारी किए गए वो भी एक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ पूर्ण वंशावलियाँ हैं। जानकारी के स्रोत की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें पंवार वंश की साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों स्रोत देखने को मिलते हैं, दोनों स्रोत मिलते हैं। तो गढ़वाल के इतिहास, पंवार वंश के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास दोनों स्रोत हैं और दोनों की अपनी उपयोगिता है। इसमें अगर हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखें तो हमें वंशावलियों के बारे में थोड़ा देखना चाहिए। तो ये जो वंशावलियां हैं जिसमें एक पूरी लिस्ट है जो अलग अलग लोगों के द्वारा संग्रह की गई है, तो उसमें हमें दो तरह की वंशावलियां दिखती हैं। वंशावलियों मतलब कि उसके संस्थापक कौन थे, फिर परवर्ती काल के जो राजा थे उनका क्रमबद्ध तरीके से एक सूची मिलती है। तो वो हम देखते हैं। तो इसमें वंशावलियों में एक वंशावली जो है वो पूर्ण वंशावली है, पूर्ण है पूरी तरीके से, और एक है आंशिक। तो हमें ये दोनों बस नाम के तौर पर खाली देखना है। तो ये हमारी पास पूर्ण वंशावली है और आंशिक वंशावलियां हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो पूर्ण वंशावली है वो क्या है, तो पूर्ण वंशावलियों की एक बहुत बड़ी सूची है। और इस पूर्ण वंशावलियों में जो ये सूची है जिसमें कि लिस्टिंग दे रखी है, उसमें सबसे पहला और सबसे पुराना एक नाम है जो कि उतना स्वीकार नहीं किया जाता है अब। उसमें हम देखेंगे हार्डविक की एक सूची है। हार्डविक की सूची, ये हार्डविक की जो सूची है इसमें, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न पहले आते थे कि पंवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसमें कनकपाल सबको पता है। इसमें अब वो दोबारा वैसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछना होगा तो ये जो हार्डविक या अलग अलग नाम है, बैकेट की सूची है, हम सभासार में जो सुदर्शन शाह की एक पुस्तक थी उसमें जो सूची दी गई है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर सूची का नाम लेके पूछा जा सकता है कि इस सूची में किसको संस्थापक माना गया है। तो इसी तरीके से जो हार्डविक की सूची है इसमें पंवार वंश का संस्थापक
भोगदंत को माना गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें जो संस्थापक माना गया है, संस्थापक माना गया है वो भोगदंत को माना गया है। और फिर बाकी सब चीज़ें हमें नहीं देखनी है, हमें बस संस्थापक को देखना है। तो हार्डविक की जो सूची थी उसमें संस्थापक इसको माना गया है और ये कहा गया है कि भोगदंत से लेकर प्रद्युम्न शाह तक 61 राजाओं का शासन देखने को मिलता है। तो पवार राजाओं की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उसमें हार्डविक की जो सूची मिली है उसमें भोगदंत को उसका संस्थापक माना गया है और प्रद्युम्न शाह तक 61 राजाओं के शासन को उसमें जोड़ा गया है। इसके बाद जो दूसरी सूची मिलती है वो अगर हम देखें, वो जो हार्डविक के अलावा जो हमें सूची मिलती है वो है जो गढ़वाल में हमने देखा था कि एक जब हम स्रोत के रूप में पहले सेपरेट एक पढ़ रहे थे तो उसमें मोलाराम की बात हमने करी थी। चित्रकार थे, इतिहासकार भी थे। तो मोलाराम की ये जो सूची है, कवि मोलाराम की सूची, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसके बारे में हमें जानकारी है। गढ़ राजवंश, गढ़वाल राजवंश या गढ़ राजवंश के नाम की एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है और उसमें उन्होंने इस वंश का जो संस्थापक है वो माना है भुवनपाल को। तो ये दो अलग अलग नाम यहाँ संस्थापकों के आ रहे हैं कि कवि मोलाराम की सूची में जो संस्थापक है वो भुवनपाल या भवनपाल को माना गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने भवनपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक 55 पीढ़ियों के 62 राजाओं की सूची दी है। तो ये कवि मोलाराम की सूची में ये दो नाम हैं कि पवार वंश का जो संस्थापक रहा है वो भवनपाल रहा है और प्रद्युम्न शाह तक 65 पीढ़ियों के 55 पीढ़ियों के 62 राजाओं की उसके द्वारा सूची दी गई है। तो अब हम इसके आगे जो भी देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन ये दो ऐसी सूचियां हैं, एक हार्डविक की सूची, कवि मोलाराम की सूची, जिसमें हमें जो नाम दिखते हैं वो संस्थापकों के ये दो अलग नाम दिखते हैं, भोगदंत और भवनपाल। इसके बाद जितनी भी सूचियां हैं, चाहे बैकेट की सूची हो या एटकिंसन को जो अल्मोड़ा सूची प्राप्त हुई है उसकी बात हो या विजयराम रतूड़ी की सूची हो, उसमें सारे जो नाम हैं उसमें संस्थापक कनकपाल को माना गया है। तो बस हम उसमें राजाओं की सूची से बेहतर है कि हम कुछ अन्य नाम भी देख लें। जैसे एक सूची आएगी जो इसके बाद महत्वपूर्ण है, वो है जो इसी वंश के थे शासक सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की सूची, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सभासार। इस सभासार पुस्तक में इस वंशावली को जोड़ा गया है और इसमें हमें इस वंश का संस्थापक किसको माना गया है, कनकपाल को। इस वंश का संस्थापक कनकपाल को माना गया है। कनकपाल इस वंश का संस्थापक माना जाता है और सुदर्शन शाह के ठीक पहले प्रद्युम्न शाह हुए थे और प्रद्युम्न शाह के बाद फिर सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठते हैं। सुदर्शन शाह तक ठीक अगर हम देखेंगे तो
सुदर्शन शाह तक जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रद्युम्न शाह तक 61 राजाओं की सूची, इससे पहले वाले में यहाँ थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ये 61 राजाएं हैं। और प्रद्युम्न शाह के बाद जब सुदर्शन शाह आए, उन्होंने सभासार पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने ये बताया कि सुदर्शन शाह तक उनको अगला एक राजा और ऐड कर देंगे। 55 पीढ़ी के 62 राजाओं की सूची उन्होंने अपने सभासार पुस्तक में जोड़ी है और इस काल का, इस वंश का जो संस्थापक माना है वो कनकपाल को माना है। तो ये हमारी सूची यहाँ पर तैयार होती है। इसके अलावा एक सूची है बैकेट की, इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। ये एक सूची है बैकेट की, बैकेट जिन्होंने भूमि बंदोबस्त से जुड़े हुए थे, बैकेट की सूची। तो ये उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त से जुड़ा हुआ एक नाम है, भूमि बंदोबस्त इन्होंने कराया था। इनकी जो सूची है, इस सूची की समरूपता एटकिंसन को जो अल्मोड़ा सूची प्राप्त हुई है उससे होती है। तो बैकेट की सूची और अल्मोड़ा से प्राप्त एटकिंसन को जो सूची मिली है उसमें समरूपता है। दोनों में संस्थापक कनकपाल ही माने गए हैं। 55 पीढ़ी के 62 राजाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। इसके अलावा दो नाम और देख लेते हैं, तो हमारा वंशावलियों वाला, जो पूर्ण वंशावलियों वाला पोर्शन होगा वो कंप्लीट होगा। एक नाम है विजयराम रतूड़ी और दूसरा नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी। इन दोनों लोगों ने भी, इन्होंने तो, हरिकृष्ण रतूड़ी ने तो गढ़वाल का इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये वंशावली इन्होंने ऐड करी है और इनकी भी वंशावली बहुत मानक वंशावली है। इन्होंने भी कनकपाल को संस्थापक माना है। तो कुल मिलाकर ये जो नाम है, हार्डविक, कवि मोलाराम, यही दो ऐसे सूचियां हैं जिसमें हमारे पंवार वंश का जो संस्थापक है उसका नाम अलग है और बाद में इन सूचियों को अस्वीकार करा गया है। तो ये उतनी मानक सूचियां नहीं हैं। सुदर्शन शाह की जो सूची है सभासार, उसमें भी कुछ कुछ बातें सही लिखी गई हैं, लेकिन अभी हम देखें तो बहुत हद तक जो विजयराम रतूड़ी की सूची है उसको सही मान लिया जाता है। बैकेट की सूची में भी कुछ नाम में परिवर्तन है, लेकिन फिर भी उसको हम स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर जो पूर्ण वंशावली थी उसकी कहानी बस इतनी ही थी कि हमें थोड़ा ये नाम इनके पता चलना है कि किस किस राजा की कौन कौन सी या कौन कौन से विद्वानों ने किस तरह की सूची दी है और उसमें संस्थापक किसको माना है। अब हम आंशिक वंशावलियों की तरफ चलेंगे। तो पूर्ण वंशावलियां जैसी हैं उसी तरीके से दूसरी हमारी जो सूची है वो है आंशिक वंशावली की। और आंशिक वंशावली में एक नाम जो आता है वो आता है भरत मुनि द्वारा रचित मानोदय काव्य
में उल्लेखित वंशावली। तो इस पंक्ति से हमें दो चीजें पता चली कि एक तो मानवोदय काव्य नामक ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है, और इस मानवोदय काव्य में जो वंशावली दी है वो एक आंशिक वंशावली के रूप में स्थापित है। तो ये एक जरूरी यहाँ पर सूचना थी, इसको हमें समझना है कि आंशिक वंशावलियाँ भी एक जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। किसी भी अगर हम देखते हैं तो उनकी वंशावलियों को ठीक से समझने के लिए। लेकिन इस मानवोदय काव्य में जो ये उल्लेख है इस वंशावली का, इसकी खासियत ये है कि इसमें संस्थापक जो है वो बहुत बाद का माना गया है। अगर हम इससे पूर्ववर्ती जितनी वंशावलियाँ थीं, चाहे बेकेट का, विजयराम रतूड़ी का, हरिकृष्ण रतूड़ी का, सभासार की बात करें, तो उसमें 37वें नंबर का एक राजा है अजयपाल, उसको ही इन सूचियों में संस्थापक माना है। मतलब अजयपाल से पहले किसी भी राजा का उल्लेख इन ग्रंथों में नहीं किया गया है। तो संस्थापक के तौर पर हम अगर देखेंगे तो इस वंशावली के जो संस्थापक हैं वो अजयपाल माने गए हैं, और तो इसका संस्थापक जो है वो अन्य सूचियों के 37वें नंबर के राजा अजयपाल को माना गया है। अजयपाल, और इस सूची में क्योंकि मानवोदय काव्य है तो इसमें हम देखेंगे अजयपाल से मानशाह तक के शासन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये एक जरूरी सूचना इससे जुड़ी हुई थी। दूसरा, माधेकर शास्त्री द्वारा रचित पुस्तक रामायण प्रदीप में उल्लेखित सूची। तो ये एक दूसरी पुस्तक है, और जैसे हमने ऊपर की पंक्ति को देखा उसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं कि एक पुस्तक है रामायण प्रदीप, इसकी रचना माधेकर शास्त्री के द्वारा की गई थी, और इसमें जो उल्लेखित सूची हमें प्राप्त होती है वो सूची जो है उसमें भी जो संस्थापक माना गया है वो किसको माना गया है? वो माना गया है अजयपाल को। तो एक ये कहानी है। तो हो सकता है कि प्रश्न ऐसे बन जाए, क्योंकि अभी तक कंपटीशन उतना हाई नहीं था, अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्नों के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई देगा, और जो सामान्य से दिखने वाले खंड भी हैं उसमें भी घुमा के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी। तो अब प्रश्न शायद ऐसे ना आए कि पवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। प्रश्न बिल्कुल ऐसे पूछा जा सकता है कि बेकेट की सूची के अनुसार पवार वंश का पहला राजा या संस्थापक किसे माना गया है, मानवोदय काव्य में किसको संस्थापक माना गया है, या रामायण प्रदीप पुस्तक के रचयिता माधेकर शास्त्री द्वारा दी गई वंशावली में किसको संस्थापक माना गया है। तो वहाँ ऑप्शन में कनकपाल, अजयपाल दोनों होंगे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ऐसी हार्डविक की सूची में भोगदंत्र का भी उल्लेख हो जाएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अजयपाल लगाया जाए, कनकपाल लगाया जाए या भोगदंत लगाया जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर
थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से हमें देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने वंशावलियों, क्योंकि इसके बाद स्रोत के रूप में तो हमें साहित्य भी देखने होंगे, वो हम जैसा मैंने बताया कि जब राजाओं के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसी के साथ पढ़ लेंगे। फिर इसके अलावा कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, वो भी हम राजाओं का जब क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उन राजा के द्वारा जो अभिलेख जारी किया है उसी को देख लेंगे। तो इस तरीके से वो स्रोत वाले भी पोर्शन को कवर कर लेगा और दूसरी तरफ उस राजा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। तो डबल हमें चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किस तरह की सूचनाओं को गैदर कर लिया है। तो अभी तक हमने जो गढ़वाल का पवार वंश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ें समझी, अगर हम उसको समझें तो एक तो हमने ये समझा कि इस वंश का भी वही कहानी है जो अन्य वंशों की है कि इसके संस्थापकों को लेकर अलग अलग बातें हुई हैं। इस वंश के संस्थापक अलग अलग माने गए हैं। कुछ लोग मानते हैं, जो हमने देखे उसमें भोगदंत भी माना गया है, भुवनपाल भी माना गया है, जो अब उतने मान्य या स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा विद्वानों का वर्ग है जो कनकपाल को मानता है संस्थापक, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें सीधे संस्थापक अजयपाल को मान दिया गया है, जो 37वें नंबर का एक तरीके से राजा है। क्योंकि अब ये बात प्रमाणित हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी हमने देखा मानवोदय काव्य हो, रामायण प्रदीप हो, तो उस जिस समय वो लिखे गए थे वहाँ पर हमें अजयपाल से पहले के राजाओं के बारे में कुछ अनुश्रुतियाँ पता हों, लेकिन उनका हमें पुरातात्विक साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता हो। अब तो हमें कनकपाल, जगतपाल जैसे या लक्षणदेव के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, वो ये तमाम ऐसे पुरातात्विक जानकारियां हैं जो प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन उस समय तक वो पता नहीं थी। तो इसी वजह से, और दूसरा अजयपाल ने तो 52 गढ़ को जीत के विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था, तो इसलिए भी विद्वानों ने अजयपाल को ही संस्थापक माना है। लेकिन हमें ये 3-4 जो नाम हैं, ये सूची जारी करने वाले विद्वान के नाम से जोड़कर देखते हुए पढ़ना था, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। दूसरा हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ देखी है वो ये देखी है कि अगर हम सामान्यतः की बात करें तो सामान्यतः गढ़वाल का जो ये पवार वंश रहा है, तो इसमें कनकपाल से लेकर सुदर्शन शाह तक, कनकपाल से लेकर सुदर्शन शाह तक 55 पीढ़ी के 62 राजाओं ने शासन किया है। तो सुदर्शन शाह के द्वारा या सुदर्शन शाह के द्वारा भी जो सभासार पुस्तक थी उसमें भी 62 राजाओं का उल्लेख है, और समग्रतः यही कहा जा सकता है कि 55 पीढ़ियों के 62 राजाओं ने सुदर्शन शाह तक शासन किया था। तो उन 62 राजाओं को तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण राजाओं को हम देखेंगे। तो ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी पवार वंश से संबंधित राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले, समझ विकसित करने के नाम पर। तो ये हमने यहाँ पर देखा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि
अगर हम पवार वंश का काल विभाजन करें, चरण देखें, काल विभाजन करें, या इस वंश के विभिन्न चरण देखें। देखें, इस राजवंश को मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप केवल पटवारी या वीपीडीओ की ही परीक्षा नहीं, बल्कि आप लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के भी कई सारे जो उत्तराखंड से जुड़े हुए पोर्शन पूछे जाएंगे उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। क्योंकि ग्रुप सी में भी अब जो हम देखते हैं उत्तराखंड बहुत डीपली पूछा जाता है, तो अब किसी भी टॉपिक को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों के स्वरूप में बदलाव देखे जाएंगे, लेकिन टॉपिक हमारे वही रहेंगे, तो हमारा बेस तगड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो जानकारी के स्रोत पढ़ लिए उनको हमने अलग ढंग से पढ़ा। अब अगर मैं काल विभाजन की बात करूं, तो काल विभाजन देखा जाएगा पवार वंश का, जो इसके कई सारे चरण रहे हैं। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ तक हम जो चीज़ें देखेंगे वो होंगी शुरुआती जो राजा रहे हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे कि कनकपाल से सोनपाल, या इसको हम कह सकते हैं सोनपाल या स्वर्णपाल तक के राजा का काल हम देखेंगे। तो ये पहला चरण होगा। इस चरण की खासियत ये है, या इसकी भूमिका हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी ये जो राजा रहे हैं ये एक तरीके से दूसरे शासकों के अधीन रहे हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के अधीन ये हमें राजा दिखाई देते हैं। तो अभी इनके बारे में हमें उतना नहीं समझना होगा, लेकिन ये एक ज़रूरी फैक्ट था कि ये जो राजा रहे हैं वो इसी तरीके के हैं, इनका चरण वही रहेगा। अब हम, क्योंकि इस समय तक अगर हम देखते हैं तो अभी गढ़वाल में 52 गढ़ों को नहीं जीता गया है। अभी एकमात्र एक छोटे से गढ़ के स्वामी थे ये पवार राजा। अभी कार्तिकेयपुर राजवंश का अवसान अब धीरे धीरे होने लगेगा 10वीं 11वीं सदी के आसपास। तब ये राजा जो हैं वो अपना जो है एक तरीके से एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर पाने में जुटेंगे। तो अभी ये जो स्थिति रहेगी, हम देखेंगे कि इनकी स्थापना 888 ईस्वी में होती है कनकपाल के द्वारा, और फिर 11वीं सदी तक का ये पवार वंश रहेगा इस चरण में। ये बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसको ठीक से समझना है कि कनकपाल से लेकर सोनपाल, स्वर्णपाल तक की जो स्थिति रही है वो ऐसी रही है कि ये राजा कार्तिकेयपुर वंश के अधीन सामंत की भूमिका के रूप में रहे होंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा चरण हमारा दिखाई देता है वो दिखाई देगा सेकंड वाला। उसमें हम देखते हैं कि एक शासक हैं लखन, या इनको हम कह सकते हैं लखन देव पाल या लक्षण पाल, इसको कह सकते हैं, से आनंदपाल द्वितीय तक की जो स्थिति रही है उसको समाहित किया जाता है। तो सेकंड चरण जो होगा वो लखन देव पाल से लेकर आनंदपाल द्वितीय तक के राजाओं का क्रम रहेगा, और इसको हम देखेंगे तो ये हमारा 11वीं सदी से 14वीं सदी तक की स्थिति होगी। और इसकी खूबी ये है कि अब जो राजा होंगे वो स्वतंत्र होने लगेंगे, वो सामंत का जो चोला है वो उठाकर फेंक देंगे। लक्षण देवपाल के तो सिक्के देखने को मिलते हैं, और सिक्का राजा तभी जारी करता है जब वो स्वतंत्र होता है, नहीं तो फिर उसके ऊपर जो राजा होता है उसी के सिक्के उसे अपने साम्राज्य में वितरित करने पड़ते हैं। मुद्रा जो एक तरीके से विनिमय की स्थिति होती है वो मुद्रा उस
श्रेष्ठ राजा के ही अधीन रहती है, वो सामंत के अधीन नहीं रहती है। तो चूंकि जो लखन देव पाल है उसके द्वारा सिक्के हमें दिख गए, तो इसका मतलब ये है कि अब कार्तिकेयपुर राजवंश के अवसान के बाद जो पंवार राजा थे वो स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित होने दिखते हैं। अब हम तीसरे स्तर पर जब चलेंगे तो तीसरे स्तर पर हमें कुल मिलाकर पंवार वंश का वो विस्तार काल देखने को मिलेगा। विस्तार काल, ये विस्तार काल क्या होगा वो हम देखेंगे कि अजयपाल के नेतृत्व में 52 गढ़ों को जीता जाएगा और विशाल पंवार साम्राज्य की स्थापना होगी। तो अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक की कहानी को इसमें हमें देखना होगा। प्रद्युम्न शाह जो होते हैं 1803 में उनकी मृत्यु होती है खड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों से लड़ते हुए। तो ये एक तरीके से अजयपाल जो 15वीं सदी का शासक है, 15वीं सदी का शासक है गढ़वाल का, वहाँ से लेकर 19वीं सदी तक की कहानी हम अपने इस चरण में पढ़ेंगे। और अभी तक जो राजधानी रहती है, अगर राजधानी की बात करें तो हम अजयपाल के ही समय देख लेते हैं। राजधानी चांदपुरगढ़, फिर उसके बाद देवगढ़ और फिर उसके बाद श्रीनगर चली जाती है। और श्रीनगर ही बहुत ही केंद्र बिंदु हो जाता है गढ़वाल साम्राज्य का। लेकिन जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और सुदर्शन शाह को हटना पड़ता है, सुदर्शन शाह को अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ता है और अंग्रेज फिर पुनः गोरखों को भगाते हैं और बदले में बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधीन रख लेते हैं। और सुदर्शन शाह को मजबूरी में जो अपनी राजधानी है वो टिहरी ले जानी पड़ती है। और चौथे चरण में हम इसी टिहरी रियासत की बात करेंगे, जो हमारा एक अलग भी टॉपिक हो जाएगा। तो पंवार राजवंश से जुड़े हुए ये 4 बड़े खंड हैं जो हमें तैयार करने होंगे, तो तब जाकर हमारा ये पंवार वंश का एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम सीधे अब राजाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और धीरे धीरे हम आगे निकलेंगे। तो अब हम देखेंगे अपने जो भी इस वंश से जुड़े हुए कई राजा रहे हैं उनसे संबंधित जरूरी फैक्ट जो हैं उनकी एक पूरा का पूरा हम क्रम तैयार कर देंगे, उस समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला राजा है इस वंश का जुड़ा हुआ, यानी कि कनकपाल। तो ये फर्स्ट चरण एक तरीके से हम गढ़वाल वंश का पढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट चरण है। तो पहला चरण है, उसमें हम देखते हैं जो शासक है वो हमारा है कनकपाल। तो देखें कनकपाल इसके संस्थापक हैं। इसके बारे में हमें जो जानकारी थी वो
दो सिर्फ ऐसी सूचियां थीं, एक हार्डविक की सूची और दूसरा मोलाराम की सूची, जिसमें इसको संस्थापक नहीं माना गया है पूर्ण वंशावलियों में। और जो आंशिक वंशावलियां हैं उसमें तो हम देखते हैं मानवोदय काव्य में भी कनकपाल को संस्थापक नहीं माना गया है, रामायण प्रदीप में भी कनकपाल को संस्थापक नहीं माना गया है, लेकिन अधिकांश वंशावलियों में कनकपाल को ही गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक माना गया है। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि कनकपाल के बारे में ये कहा जाता है कि ये धार नगरी से आया था, गुजरात के पोर्शन से हमारे उत्तराखंड में आया था, और चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप पाल ने अपनी पुत्री का विवाह इस कनकपाल से करके अपना राज्य इसको सौंपा था, और इसने ही पंवार वंश की स्थापना करी थी। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। और कब पंवार वंश की स्थापना करी थी, तो बहुत ही सिंपल सी एक तिथि है 888 ईस्वी में उसने पंवार वंश की स्थापना करी थी। तो कनकपाल से जुड़ा हुआ जो एक पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि कनकपाल को अधिकांश स्रोतों में, जैसे कि कुछ हमारी पूर्ण वंशावलियां हैं, ठीक, इसके अलावा कुछ साहित्य हैं, इन तमाम चीज़ों में कनकपाल को ही संस्थापक माना गया है। तो ये कनकपाल से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि हमने देखा था हार्डविक की सूची हो और दूसरा हमारे मौलाराम की सूची हो, उसमें अलग नाम है, बाकी सारी जो पूर्ण वंशावलियां हैं उसमें कनकपाल को ही इस वंश का संस्थापक माना गया है। दूसरा यहाँ पर एक फैक्ट ये होगा कि ये धार नगरी से आया था, धार नगरी से आया था, उत्तराखंड भ्रमण करने धार नगरी से आया था। ऐसा उल्लेख इसमें किसने किया है? विजयराम रतूड़ी ने अपनी वंशावली में भी कर रखा है। और तब चांदपुर गढ़ के शासक, गढ़वाल का ये गढ़ था चांदपुर गढ़ चमोली में, चांदपुर गढ़ के भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह इस शासक के साथ करा था। पुत्री का विवाह किसके साथ करा था? कनकपाल के साथ कर दिया था। और कनकपाल के साथ विवाह करने के साथ अपना साम्राज्य भी उसे सौंप दिया। और वहां पर 888 ईस्वी में जाकर इस कनकपाल ने किसकी स्थापना करी? पंवार वंश की स्थापना इसके द्वारा की गई। तो ये कनकपाल से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी फैक्ट थे। ये दो फैक्ट तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें यहीं से गाड़ी की शुरू होती है। तो पहला हमने ये देख लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने ये देख लिए कि कब इस वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे भी हो, अगर वो वंशावलियों में चाहे पूछ सकता है कि सुदर्शन शाह के सभासार में संस्थापक किसे माना गया है, तो वो सारी चीज़ें तो हमने स्रोत में पढ़ ली जो कनकपाल की संस्थापक होने का समर्थन करती हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि तो यहाँ पर कनकपाल से जुड़ी हुई जो तीसरी सबसे प्रमुख बात है वो है
पुरातात्विक प्रमाण। तो अगर हम देखेंगे कि कनकपाल से जुड़ी हुई जितनी ही बातें हैं वो अधिकतर अनुश्रुतियों पर ही आधारित हमें देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से मानवोदय काव्य हो, रामायण प्रदीप हो, उसमें संस्थापक अजय पाल को ही माना गया है। लेकिन जब इसके पुरातात्विक प्रमाण हमारे सामने आए तो इसकी ऐतिहासिकता हमारी सिद्ध होती है। तो वो पुरातात्विक प्रमाण क्या हैं? तो पुरातात्विक प्रमाण हैं, एक तो है चांदपुर गढ़ शिलालेख, जिसमें इसका धार नगरी से जब ये गढ़वाल के पोर्शन पर आता है तो वो कालखंड लिखा हुआ है, वो समय क्या था तो उसकी साम्यता उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम से देखने को मिलती है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि चांदपुरगढ़ में जब भानु प्रताप शासन में था और उसका विवाह इसके साथ, उसकी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ किया गया, तो शुरू में जो कनकपाल था उसको कौनपुरगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ, कौनपुरगढ़। तो ये जो हिस्सा था, ये जो गढ़ था, ये जो किला था, ये जिस क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं कि अवस्थित था, उसके जो खंडहर हैं वो आज भी दिखते हैं, वो खंडहर आज भी दिखते हैं। तो इन दो चीज़ों से तो प्रश्न ये हो सकता है कि कौनपुरगढ़ किस पंवार राजा से संबंधित है? तो ये हमारा कनकपाल से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, कौनपुरगढ़ किस पंवार राजा से संबंधित है? तो उसमें हम कनकपाल को मेंशन कर सकते हैं। कौनपुरगढ़ के खंडहर आज भी दिखाई देते हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण एक तरीके से कनकपाल की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। तो अधिकतर चीज़ें तो इसकी अनुश्रुतियों में हैं, वंशा और उसी पर आधारित वंशावलियां हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो ये पुरातात्विक प्रमाणों पर ज़्यादा शोध हुए हैं, उससे इसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध किया जा सकता है। तो मानवोदय काव्य या उससे पहले के जो कुछ लेखक रहे हैं जिन्होंने कनकपाल पर संदेह जताया है, वो बात अब गलत प्रमाणित हुई है। कनकपाल के द्वारा पंवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में किया गया। उसी के अधीन कौनपुरगढ़ का भी किला था। कौनपुरगढ़ का जो किला था वो संबंधित है कनकपाल से। तो ये तीन चीज़ें हमने इस कनकपाल से जुड़ी हुई समझी हैं। तो इसके अलावा इसमें ऐसा कोई ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही देखना है कि कौनपुरगढ़ एक तरीके से इसके शासन को एक महत्व प्रदान करते हैं, एक स्वरूप प्रदान करते हैं कि ये जो हमारा राजा था वो इस समय हुआ करता होगा। दूसरा, अब इसके बाद हम एक अन्य शासक भी देखेंगे और उसको समझेंगे। देखें, कनकपाल के पश्चात जितने भी शासक हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें तो नहीं हैं, लेकिन चूँकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर हैं जिनको हमें देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा छूट जाएगा। तो अब कनकपाल के पश्चात जो शासक हमें देखना है इस पहले चरण के अंतर्गत, उसका नाम है सुरपाल या सुरपतिपाल। तो ये शासक एक तरीके से कार्तिकेयपुर साम्राज्य के अधीन ही सामंत के रूप में अवस्थित रहे थे। तो दूसरा हमारा शासक है सुरपाल या सुरपतिपाल। तो शुरू के जो चंद्र शासक हैं उनके नाम के अंत में पाल शब्द जुड़ा है, बाद में वो शाह शब्द उससे जुड़ेगा, और वो कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। तो अगर हम बैकेट की सूची को देखें या किसी अन्य शासक को भी हम जोड़ सकते हैं, विजयराम रतूड़ी की सूची को भी देखें, तो हमारा एक तरीके से
जो शासक रहा है सुरपति पाल या सुरपाल, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हमें समझने पड़ेंगे। तो यहाँ हमें ये देखना है कि बेकेट सूची से जुड़ा 15वां राजा, बेकेट सूची से जुड़ा जो 15वां राजा था वो हमारा सुरपाल हुआ करता था। तो ये सुरपाल था जो बेकेट सूची के अनुसार 15वां राजा था। क्रम हमें नहीं उतना ध्यान रखना है, बस इस राजा से जुड़ी हुई कुछ जो जरूरी बात है वो हमें बस देख लेनी है। इसके समय पर हमें जो एक पुरातात्विक साक्ष्य पता चलता है जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है, उसको हमें देखना है। तो इसके समय इसकी ऐतिहासिकता कैसे सिद्ध होती है, ये एक प्रश्न है कि इसकी ऐतिहासिकता कैसे सिद्ध होती है, इसके बारे में हमें अगर देखना है तो ये बहुत ज़बरदस्त इससे संबंधित एक इकलौती ऐसी लाइन है, वो ये है कि उत्तराखंड के, अब ये गढ़वाल का हिस्सा था, तो चमोली के सकंड ग्राम में विष्णु पीठिका मूर्ति लेख, चमोली के सकंड ग्राम में विष्णु पीठिका मूर्ति लेख जो है वो उस पर सुरपाल का नाम देखने को मिलता है। तो ये नाम हमें जो है वो सुरपाल का नाम देखने को यहाँ पर मिलता है। सुरपाल या सुरपति पाल कहीं पर कहा गया है। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट था कि सुरपति पाल की ऐतिहासिकता उसके सकंड अभिलेख से, यहाँ पर देख सकते हैं सुरपाल या सुरपति पाल का जो सकंड अभिलेख है, सकंड शिलालेख है या सकंड मूर्ति लेख इसको कहा जाए तो सही होगा, सकंड मूर्ति लेख में उल्लेखित है, या सुरपति पाल का सकंड मूर्ति लेख ये इसका एक ऐतिहासिकता सिद्ध करने वाला प्रमुख स्रोत एक तरीके से माना जा सकता है। तो ये शासक था सुरपाल, सुरपति पाल, बेकेट सूची का 15वां राजा था। इसका अगर हम शासनकाल समझेंगे तो ये लगभग 1185 से 1205 ईस्वी के बीच में माना जा सकता है। तो इसका शासनकाल है 1185 से 1205 के आसपास का काल इसका माना जा सकता है। डेट उतनी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट सुरपति पाल का सकंड मूर्ति लेख जिसमें उसका नाम उल्लेखित किया गया है। तो ये दूसरे नंबर का राजा है पहले चरण का, जो हमने 3-4 चरण देखे थे उसमें पहले चरण का ये दूसरा प्रमुख राजा है। और इससे जुड़ा हुआ 2 फैक्ट, एक तो ये कि बेकेट सूची का 15वें नंबर का राजा था और दूसरा इसके समय का सकंड अभिलेख जरूरी है। तो हमने एक तरीके से कनक पाल के बारे में चीज़ें पढ़ ली। दूसरा हमने अभी सुरपाल या सुरपति पाल के बारे में चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा एक तीसरा सबसे प्रमुख राजा है जिसके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें देख लेनी हैं, और वो ये है हमारा पवार वंश की। अगला हम देखेंगे एक हमारा राजा आएगा सोनपाल।
तो अभी हम अजय पाल से पूर्ववर्ती जो हमारे शासक रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। तो हमने दो नाम, एक कनकपाल हमने पढ़ लिया और दूसरा जो नाम था सुरपतिपाल, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो शासक है उसका नाम है स्वर्णपाल, या इसको हम सोनपाल भी कहते हैं। तो स्वर्णपाल या सोनपाल से जुड़ा हुआ जो पहला प्रमुख फैक्ट होगा वो ये है कि ये जो शासक रहा है ये पवार वंश की 24वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पवार वंश की 24वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये स्वर्णपाल या सोनपाल है। और इसका जो बेकेट सूची के अनुसार भी इसको 24वां ही राजा माना गया है जिसका शासन भिलंग घाटी में हुआ करता था। तो एक चीज़ इसका ये भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि बेकेट सूची में भी यही क्रम उल्लेखित है। बेकेट सूची में भी यही क्रम उल्लेखित देखने को हमें मिलता है। लेकिन दूसरा अगर हम देखेंगे इसके समय की प्रमुख जो घटना है कि इसके पश्चात जो पवार साम्राज्य रहा है वो दो भागों में बढ़ता दिखता है, दो भागों में बंटता दिखाई देता है। इसमें एक शासन तो चांदपुर गढ़ में दिखाई देता है और दूसरा भिलंग घाटी में एक शासन दिखाई देने को मिलता है। तो ये स्वर्णपाल या सोनपाल के समय की घटना है कि उसके पश्चात इसका जो साम्राज्य था वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ समय तक ये खुद भिलंग घाटी में शासन करता रहता है। अब इसी वजह से इस भिलंग घाटी को सोन भिलंग भी कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम कुछ वंशावलियां हैं जैसे विजयराम रतूड़ी की वंशावली को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आती हैं। यहीं पर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर विजयराम रतूड़ी की सूची को समझने की कोशिश करें तो हमें दो अलग अलग राजाओं की सूचियां मिलेंगी। सोनपाल के पश्चात दो अलग अलग सूचियां मिलेंगी और एक सूची जो होगी विजयराम रतूड़ी की सूची में, तो उसमें एक राजाओं का क्रम मिलेगा महीदेव से लेकर जसपाल तक का। तो ये जो नाम मिलेगा वो है महीदेव से लेकर जसपाल तक का, जिनका शासन चांदपुरगढ़ में रहा होगा। और इसी के समानांतर एक अन्य सूची भी मिलती है जिनके राजाओं का काल यही था। कांतिपाल से लेकर हमें जयराम देव का शासन देखने को मिलेगा। क्रांतिपाल से लेकर हमें जय रामदेव का शासन देखने को मिलेगा जिनका शासन भिलंग घाटी में हमें होता हुआ दिखता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास पूर्ववर्ती कुछ शासक रहे हैं
अजयपाल से पहले की स्थिति वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें समझनी होगी कि स्वर्णपाल या सोनपाल के बाद उसके अंतिम वर्षों में उसका शासन 2 भागों में बढ़ता दिखता है। इसमें एक लिस्ट जो है वो चांदपुर गढ़ी पर शासन करने वाले राजाओं की है और दूसरी लिस्ट जो है वो भिलंग घाटी पर शासन करने वाले राजाओं की हमें देखने को मिलती है। और इसी में जो भिलंग घाटी पर शासन करने वाले राजा रहे हैं उसी में एक राजा आते हैं लक्षणदेव पाल। तो इनसे संबंधित हमें एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर देखनी होगी। तो पहले हमने ये चीज़ तो समझी ली है कि स्वर्णपाल के शासन के बाद किस तरह से बढ़ता है और इसी में हमें एक नाम लक्षणदेव पाल का देखना होगा। तो अब हमने स्वर्णपाल से संबंधित जो चीज़ें देखी उसका यही निचोड़ है कि ये पंवार वंश का 24वें नंबर का राजा था। बैकेट सूची में भी ये चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद इसका साम्राज्य 2 हिस्सों में केंद्रीकृत होता है। एक हिस्सा चांदपुरगढ़ में ही रहता है और वहाँ के राजाओं की सूची हम यहाँ ये देख रहे हैं। और दूसरा भिलंग घाटी में होता है जहाँ पर क्रांतिपाल और जयराम देव पाल जैसे शासक हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम जो आगे की तरफ जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से हमारे पास जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो है 2 ऐसे शासक जरूर बचते हैं इसमें जो हमें महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में देखने हैं। वो है लक्ष्मणदेव पाल का और जगतपाल का। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी हैं वो हैं मुख्य रूप से पंवार राजवंश के जानकारी के स्रोत, उसके बाद कनकपाल और कनकपाल के पश्चात 1-2 ऐसे राजा जिनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं परीक्षाओं में आ सकते हैं उसको हमने देख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।